नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे प्रधानमंत्री। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। सरकारी विभागों और संगठनों में चुने गए हैं युवा अभ्यर्थी युवाओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। और बता दें, ये वही युवा है जिनको चुना गया था अलग अलग संगठनों से, और युवा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा और संबोधन भी देंगे अपना प्रधानमंत्री मोदी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज अमृतसर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। क्षेत्रीय परिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के प्रमुख होंगे शामिल। केंद्रीय शासित प्रदेश के प्रमुख होंगे शामिल। सीएम के साथ राज्यों के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और बता दें कि पंजाब दौरे पर रहने वाले हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के प्रमुख होंगे इसमें शामिल। तमाम मंत्रीगण भी प्रदेश के उपस्थित होंगे इस बैठक में। बता दें, केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब अलग मोर्चे पर निकल पड़े हैं। सीएम के साथ राज्यों के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के दौरे पर है और ऐसे में ये दौरा उनका पंजाब का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज है। आज सुबह 11 बजे के बाद आएंगे गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय जाएंगे। विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। 11 करोड़ 86 लाख की लागत से बना है ये भवन। और गोरखनाथ मंदिर के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम योगी। कार्यक्रम में कई यहाँ पे लोग शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि 11 करोड़ 86 लाख की लागत से ये पूरा भवन बनाया है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे और गोरखनाथ मंदिर के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और 29 सितंबर को बीजेपी महासचिवों की बैठक, बीजेपी कार्यालय में महासचिवों की बैठक होने जा रही है। विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी बैठक होने जा रही है। 29 सितंबर को बीजेपी महासचिवों की बैठक, बीजेपी कार्यालय में महासचिवों की बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी कई राज्यों के हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी बीजेपी जुटती हुई नजर आ रही है। चुनाव को लेकर तैयारियां होंगी, रणनीति बनाई जाएगी, ब्लूप्रिंट यहीं से तैयार होना है। और ऐसे में महासचिवों की बैठक इस मायने में भी अहम हो जाती है, क्योंकि एक के बाद एक कई लिस्ट जारी करनी है। अब उसको किस तरीके से बनाया जाए और कौन कौन से ऐसे नेता है, कौन कौन से ऐसे मंत्रीगण हैं जिनको मोर्चे पर तैनात किया जाए। तो तमाम ऐसे पहलू, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये बैठक होगी। और बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है। किस तरीके से राजस्थान में रैलियां करनी है और कौन कौन से चेहरों को मैदान में उतारा जाए, इसको लेकर भी खासी चर्चा हो सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भोपाल दौरे पर है। पीएम जम्बूरी मैदान में होने वाले भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरे होने की गारंटी। जहां जहां कांग्रेस गई है उस राज्य को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसकी कभी नीयत नहीं थी कि वो देश की महिलाओं को सशक्त करें। जो कांग्रेसी आज महिला आरक्षण की बातें कर रहे हैं, ये काम वो 30 साल पहले कर सकते थे। जब जब मौका मिला तब कर सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेसी कभी चाहते ही नहीं थे
कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। आज भी अगर ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आए हैं तो मन से नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है, आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं, और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो, हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है। असली निर्णय हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। और आप देखिए कि इनके गठबंधन में जितने लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। करते नहीं करते हैं? करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, याद है आपको? याद है? उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। बीते 9 वर्षों में जिस तरह भारत की महिला सशक्त हुई है, उसे देखकर इन दलों की हिम्मत नहीं हुई कि नारी शक्ति अधिनियम का विरोध कर पाए। वरना उन्होंने तो दशकों तक देश में सरकारें चलाई है, भारी बहुमत से सरकारें चलाई है। तब क्यों नहीं कानून बनाया? जो बहाने ये आज बना रहे हैं, तब क्यों नहीं ये सब कुछ कर दिया? सच्चाई ये है कि इनकी नीयत में खोट है। आप हिल जाओगे। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? वहीं चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अर्बन नक्सलवाद का जिक्र किया। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं।
कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें कई केंद्रीय मंत्री। बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव में उतारा है। दो दिमनी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री फागन सिंह कुलस्ते निवास विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल चुनावी मैदान में हुक्कार भरेंगे। तो वहीं इंदौर 1 से बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव ताल ठोकेंगे। बता दें, इसके अलावा जबलपुर से सांसद राकेश सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। और अंबाला पुलिस ने इस साल नशा तस्करों पर रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है। अब तक बीते 8 महीनों में 137 मामले दर्ज करके 244 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इसी कड़ी में अंबाला की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बराजा के नजदीक नाकेबंदी की हुई थी। उस दौरान पुलिस ने नाके पर तलाशी करके हुए आरोपी के थैले से 5,760 नशीली गोलियां और 392 कैप्सूल बरामद किए। और पूर्व प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती के मौके पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौधरी ने सिरसा में अपने घर में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिजली मंत्री ने कहा है कि उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के आदर्शों पर चलकर ही मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है और उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर जनता की सेवा कर रहा हूं। बगहा में सोमवार की सुबह एक निजी स्कूल वैन स्टेयरिंग फेल होने से पलट गई। बता दें, 11 बच्चे उस वैन में सवार थे। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को वैन से बाहर निकाला गया और उसके बाद घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं सभी घायल बच्चों का इलाज जारी है। बता दें कि 3 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखकर राजनीतिक पार्टियां अपना पैतरा बदलने लगी है। तो वही राजनीतिक पार्टी लोक लुभावना कार्यक्रम
की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो मुख्यालय के बापू सभागार में 28 सितंबर को निर्धारित है। बता दें कि सोमवार को रजत के नेताओं ने अति पिछड़ा समाज के लोगों को गोलबंद एवं कार्यक्रम की सफलता को लेकर एक साथ कई जागरूकता रथ को रवाना किया। इस अवसर पर आयुक्त बिहार सरकार के अध्यक्ष व पूर्व विधायक राजेंद्र राम, जिला अध्यक्ष राजद सहित अन्य नेताओं ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगरा की पुलिस और स्वाट टीम ने हरियाणा मार्को की 18 लाख कीमत की अवैध शराब को पकड़ा है। तो वहीं डीएसपी सूरज राय ने बताया कि हरियाणा मार्को की शराब के मूल्य में भिन्नता है, इसलिए उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर इसे खपाया जाता है। बता दें कि यमुना पुलिस ने झरना नाला से एक डीसीएम से 251 पेटी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। उसी दौरान अभियुक्त के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करके जेल भेज दिया। और पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार के मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र करीब आधा दर्जन लोगों ने देशी शराब पी थी, जिसके बाद शराब जहरीला हो गई। बता दें कि शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इस घटना के बाद एक बार फिर पूरे शहर में हड़कंप मच गया। तो वहीं पुलिस प्रशासन की टीम अपने स्तर से जांच पड़ताल में लगी हुई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद के गांव यारा के चांद माजरा डेयरी में एक गली को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। वहीं झगड़े में एक बुजुर्ग महिला के सिर में ईंट लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक बुजुर्ग महिला के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर रंजिशन हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि गली को लेकर पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका है। जैसे ही इस गली को लेकर झगड़ा हुआ तो महिलाएं आपस में लड़ रही थी। अचानक से गाँव का ही एक व्यक्ति आया और उसने उनकी माता के सिर पे ईंट उठाकर दे मारी, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हरियाणा में नशे के प्रचलन से युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य से भटक कर गलत दिशा में जा रही है। युवा पीढ़ी को पटरी पर लाने और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए एडीजीपी हिंसार रेंज श्रीकांत यादव ने जिम्मेदारी उठाई है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रयास संस्था और शहीद भगत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट का गठन किया। एडीजीपी के दिशा निर्देशन में ही शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर 28 सितंबर को सुबह 6 बजे एडीजीपी श्रीकांत यादव के नेतृत्व में दूसरी विशाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी संस्था के अध्यक्ष दीपक अरोड़ा व राहुल कामरा ने सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए दी। बिजली मंत्री जी एवं उनका परिवार और उनकी बहन शादी देवी फैक्ट्री से कहेंगे कि अगर हर रुपए के हम 100 रुपए बांधे तो कितना खर्चा करता।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अमृतसर में आज उत्तर क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होने जा रही है, जिसको लेकर अमृतसर में पुलिस की तरफ से बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है। अमृतसर में पुलिस की स्पेशल नाकाबंदी की गई है और जहां ये मीटिंग होने जा रही है उस जगह होटल को चारों तरफ से पुलिस की फोर्स के साथ सील कर दिया गया है। सुरक्षा इंतजामों का अमृतसर के डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर परमिंदर सिंह भंडाल ने मौके पर पहुंच के जायजा लिया। राजस्थान के बीकानेर में नया शहर थाना इलाके में निगम की कचरा बिनने वाली गाड़ी में कचरा डालने की मामूली बात को लेकर हुए विवाद ने कचरा गाड़ी चालक के सह चालक द्वारा एक महिला से अपशब्द और दुर्व्यवहार किया। मामले को लेकर आसपास मोहल्ले वासियों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर नया शहर थानाधिकारी मोनिका विश्वनई मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। अगली खबर फरीदाबाद से है। सूरजकुंड इलाके में जहां सिद्धदाता आश्रम के पीछे जंगलों में 2 छात्रों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस दोनों छात्रों का पोस्टमार्टम करा रही है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। बीते दिन सिरसा के JCD विद्यापीठ में देश के उप प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान रक्तदान का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र भादु मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर काफी जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, जिसमें युवाओं और सभी सेक्रेटरी मेंबर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बता दें कि रक्तदान करने वालों को JCD की तरफ से मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। के साथ सम्मानित करते हुए और छिंदवाड़ा जिले के चौरई में बीते कई दिनों से स्वामी रामभद्राचार्य की कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में रामभद्राचार्य ने कथा के आयोजक अजय रामदास के लिए भाजपा से टिकट देने की मांग की है। इसको लेकर धार्मिक मंच पर राजनीतिक लाभ लेने का माध्यम बनाने से लोगों में नाराजगी दिखी गई। तो कथा को राजनीतिक मंच बनाया है, जिसके बाद लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली। बता दें चौरई में स्वामी रामभद्राचार्य का राम कथा का आयोजन किया गया था और अब यहां से मांग की गई है जो कथा का आयोजन करा रहे हैं अजय, उनको यहां टिकट दी जाए बीजेपी की तरफ से, और ये मांग सीधे स्टेज से उनकी तरफ से उठाई गई है, जिसके बाद से उनके भक्तजनों में खासी नाराजगी दिखी है, क्योंकि ये धार्मिक मंच है और इसको राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे लगातार इस राजनीतिक मंच भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें लोगों में खासी नाराजगी दिखी। और यही कारण है कि जहाँ धार्मिक आयोजन किया गया था रामभद्राचार्य के मंच पे और टिकट की मांग उन्होंने की। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।